हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल और आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा इकोनॉमिक्स पे, तो हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल इनकम। हम आज क्या डिस्कस कर रहे हैं? नेशनल इनकम कंप्लीट थ्योरी। न्यूमेरिकल सेक्शंस की वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, आप जाइए देखिए। और उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, और जो आज थ्योरी डिस्कस कर रहा हूं उसके बाहर भी कुछ नहीं आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे बेटे चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कंप्लीट थ्योरी जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। उससे बाहर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत कम समय में मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेशनल इनकम बेटे, इसकी जो ओवरऑल वेटेज होती है स्टूडेंट्स, वो होती है 10 मार्क्स की। कितने मार्क्स की होती है बच्चों? 10 मार्क्स की होती है, जिसमें से हम न्यूमेरिकल पोर्शन में आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं उसका थ्योरी सेक्शन। और थ्योरी सेक्शन बेटे ये गारंटी है कि वो हमारे एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। नेशनल इकोनॉमिक्स में बेटे किसी भी कंट्री को हम किस नाम से डिनोट करते हैं? इकोनॉमी। किस नेम से डिनोट करते हैं? इकोनॉमी। और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिस इकोनॉमी में हाउस होल्ड और फर्म इन्वॉल्व होते हैं उसे बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। उसे क्या बोलते हैं? टू सेक्टर इकोनॉमी। जिस कंट्री में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट तीनों इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको बोलते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी। और जिस इकोनॉमी में चारों लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको बोलते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी। बट एज पर अवर सिलेबस, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म के बारे में पढ़ना है, मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी डिस्कस करनी है। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। फिर है बेटे बेसिक एक्टिविटीज इन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की बेसिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। किसी भी इकोनॉमी की बेसिक एक्टिविटीज होती हैं प्रोडक्शन करना, एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट इन एडेड गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ऐड हो रही है उसे बोलते हैं प्रोडक्शन। कंजम्पशन, कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो भी हम गुड्स और सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं उससे कौन सेटिस्फाई होना चाहिए? ह्यूमन की वांट सेटिस्फाई। इन्वेस्टमेंट, इट इज द नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। याद रखना, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है? नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक का क्या मतलब होता है? मान लीजिए मेरी कोचिंग है, इसमें 10 बेंच लगी हैं जिसमें बच्चे बैठते हैं। अब इस साल मैंने 2 बेंचें और ऐड कर दी, 12 कर दी। तो ये इन्वेस्टमेंट मेरा कितने बेंचों का हो गया? 2, क्योंकि मैंने कितनी ऐड कर दी? 2। तो ये होती हैं बेसिक एक्टिविटीज किसी भी इकोनॉमी की। अगला आ जाते हैं बेटे कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स। क्या डिस्कस करते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स। 2 टाइप के गुड्स होते हैं, एक होता है फाइनल गुड्स, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। मीनिंग लिखा है। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? दीज गुड्स आर मीन फॉर फाइनल कंजम्पशन। किस चीज के लिए? फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं बाय कंज्यूमर और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फर्म। ध्यान से देखिएगा, फाइनल गुड्स को कौन कौन कंज्यूम करता है? एक कंज्यूमर और एक फर्म। दैट इज दे कैन बी कंजम्पशन गुड्स। उनको किस किस नाम से जाना जाता है? कंजम्पशन गुड्स। अगर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो बेटे उसको बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। अगर फर्म उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए लेगी तो उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो फाइनल गुड्स 2 टाइप के होते हैं, कंज्यूमर यूज कर रहा है तो कंज्यूमर गुड्स, फर्म यूज कर रही है तो कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं बेटे? दीज गुड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और फॉर रीसेल इन दी सेम ईयर। जो गुड्स को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं या फिर जिसको हम रीसेल के पर्पस के लिए लेते हैं, परचेज सेल करते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, दूसरा क्या है इनके डिफरेंस का? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, किसको हम बदल सकते हैं। तो बेटे जैसे फाइनल गुड्स हैं, ठीक है, नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, उसमें हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते।
लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स है बेटे उसमें फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में टेक्स प्लेस, उसमें स्टूडेंट्स हम चेंजेस कर सकते हैं। फाइनल गुड्स कार है, ठीक है, कार बन के रेडी है तो उसमें तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते, कार को ट्रक थोड़ा ना बनाएंगे। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से हम कुछ भी चीज बना सकते हैं, इसीलिए उसमें ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होती है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होती है। नेशनल इनकम, बेटे देश की नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं या इंटरमीडिएट गुड्स को, समझना, ठीक है। नेशनल इनकम मतलब हमारे जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कौन सा गुड्स इंक्लूड होता है, तो देश की नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स इंक्लूड होते हैं, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो बेटे इंटरमीडिएट गुड्स, आधे अधूरे गुड्स होते हैं, उसको हम देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। फाइनल गुड्स के क्या एग्जाम्पल हैं और इंटरमीडिएट गुड्स के क्या एग्जाम्पल हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है कार परचेज बाई हाउस होल्ड, हाउस होल्ड ने कार परचेज करी तो फाइनल गुड्स। बुक्स परचेज बाई स्टूडेंट्स, आपने बुक परचेज करी, क्या हो गया, फाइनल गुड्स। मशीनरी फाइनल गुड्स होता है, स्कूल बस यूज्ड बाई स्कूल, ये भी फाइनल गुड्स होता है लेकिन फाइनल का कैपिटल, स्कूल एक फर्म बिजनेस होता है बेटे तो उसके लिए वो कौन सा गुड्स हो गया, कैपिटल। इंटरमीडिएट गुड्स के कुछ एग्जांपल्स लिखें, चॉक परचेज बाय स्कूल, स्टेशनरी परचेज बाय डीलर, सीड्स परचेज बाय फार्मर्स, तो ये सब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं हम। अब अगला डिफरेंस है बेटे कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का। अगला डिफरेंस किसके बीच में, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। दोनों ही किसके पार्ट होते हैं, फाइनल गुड्स के। दोनों किसके पार्ट होते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया फाइनल गुड्स के। तो फाइनल गुड्स दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कंजम्पशन गुड्स जिसको आप और मेरे जैसे कंज्यूमर उसको कंज्यूम करते हैं, कैपिटल गुड्स जिसको बड़े बड़े बिजनेसेस यूज करती हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। मीनिंग क्या है, goods which can be consumed by ultimate consumer for satisfaction of his wants, जिसको कौन कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर। यहां देखना, goods which are purchased only for production only other goods and can be repeatedly used in the process of production। तो जब प्रोडक्शन के पर्पज से कोई भी गुड्स को हम यूज कर रहे हैं तो वो हो जाते हैं कैपिटल गुड्स जिनको रिपीटेडली यूज कर रहे हैं, और कंजम्पशन गुड्स जिसको कंज्यूमर आप और मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कंज्यूम कर रहे हैं। ड्यूरेबिलिटी, बेटे ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है कि कौन से टाइप का गुड्स कितने लंबे समय तक चलेगा या कितने कम समय तक चलेगा। तो क्या कहना चाह रहा है, जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं इट कैन बी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। कह रहा है जो कंजम्पशन गुड्स हैं वो ड्यूरेबल भी होते हैं, नॉन ड्यूरेबल भी। ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक चलेंगे, नॉन ड्यूरेबल मतलब जो कम समय तक चलेंगे। जैसे इसको समझाने का सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटे, आपने या मैंने कार परचेज कर ली तो ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलेगी। आपने और मैंने आइसक्रीम परचेज करी तो बहुत बहुत कितने 10 मिनट 15 मिनट, तो वो नॉन ड्यूरेबल है। क्लियर हो गया। इधर कह रहा है दीज कैन ओनली बी ड्यूरेबल, जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, ड्यूरेबल होंगे, मतलब जो लंबे समय तक चलेंगे। एग्जाम्पल दिया है कंजम्पशन गुड्स का, कार परचेज बाय राम, राम ने कार परचेज करी तो वो राम क्या है, कंज्यूमर है, उसने अपने लिए, ठीक है। आइसक्रीम परचेज बाय राजू, तो राजू ने क्या परचेज किया, आइसक्रीम। फ्यूल, ऐसे कोई एग्जाम्पल है। कैपिटल गुड्स के एग्जांपल क्या है बेटे, मशीन, इक्विपमेंट परचेज बाय प्रोड्यूसर एक्सेट्रा। तो शायद आपको कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स समझ में आ गया होगा। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है ड्यूरेबल क्या है, नॉन ड्यूरेबल क्या है, तो मैंने ये भी चीजें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर ली है। आगे चलते हैं। फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर प्रोडक्शन क्या होते हैं बेटे, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो सर्विसेज का प्रोडक्शन करें चाहे गुड्स का प्रोडक्शन करें। सर्विसेज मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज, गुड्स मतलब बिस्किट बनाना, कार बनाना, कुछ भी चीज बनाना। किसी भी चीज का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम जब किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो बेटे हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। हमें कितने चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वो 4 चीजें क्या है,
लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर्स। जब हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें कितने चीज की रिक्वायरमेंट होती है? 4। वो 4 चीजें क्या होती है? लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। इन चारों चीजों को मिला के बोलते हैं फैक्टर प्रोडक्शन या फैक्टर ऑफ सर्विसेज। समझ में आ गया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कितनी चीजें आएंगी? 4। लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर। मैं अपने इस कोचिंग के एग्जांपल से ही देता हूँ। मैंने अगर कोई कोचिंग खोली, बेटे मुझे जमीन चाहिए होगी, लैंड जहाँ पे कोचिंग होगी, तो उसको बोलते हैं लैंड। जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचुरल रिसोर्सेस को लैंड बोला जाता है। ठीक है। कैपिटल क्या होता है बेटे किसी भी बिजनेस के लिए? जैसे मेरे बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है? ये बोर्ड, जो मैंने फर्नीचर रखे हैं कोचिंग में, कैमरा, माइक, ये कैपिटल है। इक्विपमेंट जिससे आप अपने बिजनेस को रन कर सको, उसे बोलते हैं कैपिटल। लेबर, लेबर मतलब वो होते हैं इंक्लूड्स पीपल विथ ऑल देयर एफर्ट्स एंड एबिलिटीज। लेबर वो होते हैं जो अपने एफर्ट्स या एबिलिटीज लगाती हैं। अब बेटे लेबर अपना फिजिकल वर्क भी करती हैं, मेंटल वर्क भी करती हैं। तो इकोनॉमिक्स में लेबर दोनों को ही बोला जाता है, जो फिजिकल काम भी करता है और जो मेंटल वर्क भी करता है। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो बिजनेस में अपना दिमाग लगाता है। ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बिजनेस में अपना दिमाग लगाता है कि बिजनेस को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो इन 4 लोगों की जरूरत होती है। इन 4 लोगों को मिला के बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। आगे चलते हैं। यहां तक हमने समझ लिया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो बेटे एक चीज समझाने के लिए यहां पे बताई गई है, एक ये ट्रैक्टर चला रहा है, तो ये ट्रैक्टर कहां पे रन कर रहा है? लैंड पे। तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने आपको बताया था 4 चीजें चाहिए होती हैं। लैंड, कैपिटल क्या होता है? वो इक्विपमेंट। तो इसका ये जो ट्रैक्टर है वो इसके लिए क्या हो गया बेटे? कैपिटल। लेबर कौन है? यही पर्सन। ठीक है। लेबर कौन है? यही पर्सन, थर्ड। और जो ये अपना दिमाग चला रहा है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने चीजों की जरूरत होती है? 4 चीजों की जरूरत होती है। और उन 4 चीजों को ही हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। उन 4 चीजों को ही हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब बेटे ऐसा होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है हमने पढ़ लिया, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर। अब जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं बिजनेसमैन को, तो बिजनेसमैन उसके बदले हमें कुछ ना कुछ देते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर ऑफ सर्विसेज के बदले जो भी चीज रिसीव होती है उसे फैक्टर इनकम बोलते हैं या फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। जो रिसीव कर रहा होगा उसके लिए फैक्टर इनकम, जो पे कर रहा होगा उसके लिए फैक्टर पेमेंट। अगर आपने क्या प्रोवाइड की? लैंड। ठीक है। आपने किसी बिजनेस को अपनी लैंड दे दी बिजनेस करने के लिए, तो वो लैंड के बदले आपको क्या देगा? रेंट। ऐसी अगर आपने कैपिटल दिया तो उसके बदले वो आपको क्या देंगे? इंटरेस्ट। लेबर, अगर आप बिजनेस में जाके नौकरी करते हो तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा? वेजेस। एंटरप्रेन्योर, अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ सर्विसेज के बदले हमें क्या मिलता है? फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। ध्यान रखिएगा, लैंड के बदले क्या मिलेगा? रेंट। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, लेबर के बदले वेजेस, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। तो यहीं से बेटे जन्म लेता है एक टॉपिक, ये समझने के बाद, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। यहीं से एक टॉपिक जन्म लेता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो उसको मैं डिस्कस करता हूं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे काम करता है वो डिस्कस करते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी मैंने बेटे वेरी फर्स्ट आपको टू सेक्टर इकोनॉमी ही समझाया था। अगर आपको याद होगा कि किसी भी इकोनॉमी में कितने टाइप के लोग होते हैं? 4। ठीक है। कितने टाइप के लोग होते हैं? 4 समझाया था, हाउस होल्ड, फर्म, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और गवर्नमेंट। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में बेटे एक तरफ कौन आ जाते हैं? हाउस होल्ड, और दूसरी तरफ कौन आ जाते हैं? फर्म। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स में, बहुत अच्छे से समझना। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, जो फर्म है उन्हें हम भी बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हमें गुड्स बनाने हैं। हमें क्या बनाना है? गुड्स बनाना है। तो ये आपस में डिस्कशन करते हैं।
और ये हाउस होल्ड है जिनके पास क्या है, इन लोगों के पास है लैंड, इन लोगों के पास क्या है कैपिटल, इन लोगों के पास क्या है लेबर, इन लोगों के पास क्या है एंटरप्रेन्योर, और इनको क्या करना है प्रोडक्शन, इनको क्या करना है बेटे प्रोड्यूसर क्या करता है प्रोडक्शन। अभी अभी मैंने समझाया था अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है तो हमें कितने चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कितने चीजों की रिक्वायरमेंट होती है 4। तो हाउस होल्ड क्या करते हैं स्टेप 1 में देखिएगा, ठीक है। 1 हाउस होल्ड सबसे पहले क्या करते हैं प्रोड्यूसर को, ठीक है, हाउस होल्ड क्या करते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसे ब्रैकेट में लिखिएगा, फैक्टर सर्विसेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है लैंड कैपिटल लेबर वेजेस। क्लियर होगी बात। तो हाउस होल्ड पहले स्टेप में क्या करेगा फर्म को क्या प्रोवाइड करेगा फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद दूसरे स्टेप में जो फर्म है जो बिजनेसमैन है वो दूसरे स्टेप में बेटे जो फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने दिए उसके बदले उसकी क्या प्रोवाइड करेगा फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। जो अभी अभी ऊपर हमने डिस्कस किया इनकम या पेमेंट, हमने जो भी उनको लैंड कैपिटल लेबर एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करेंगे उसके बदले हमें इनकम होगी, उसको क्या बोलते हैं फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट, रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये होता है दूसरा स्टेप। पहला स्टेप हम क्या प्रोवाइड करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा स्टेप हमें उनसे क्या रिसीव होगा फैक्टर इनकम। अब प्रोड्यूसर के पास लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर सब आ गया, तो अब उससे वो क्या बनाएंगे सामान। फिर बताओ बेटे सामान किसको बेचेंगे, वो थर्ड स्टेप सामान किसको बेचेंगे हाउस होल्ड को, सामान किसको बेचेंगे हाउस होल्ड को। देखो लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ स्टेप जब हाउस होल्ड गुड्स और सर्विसेज परचेज करेंगे तो उसके बाद फोर्थ स्टेप उनको क्या देना होगा पैसे, उसके बाद उनको क्या देना होगा पैसे, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी काम करता है बेटे। ये सर्कल ऐसे ही घूमते रहेगा। हाउस होल्ड क्या देंगे फैक्टर सर्विसेज फैक्टर प्रोडक्शन, उसके बदले क्या मिलेगा फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। फिर प्रोड्यूसर उस सारे आइटम से क्या बनाएगा गुड्स और सर्विसेज, उसे कहां बेचा जाएगा हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड उसके बदले क्या देगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऊपर के दो में बेटे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर इनकम आई थी वर्ड यूज हुआ था, तो इसीलिए ऊपर वाले को बोलते हैं फैक्टर मार्केट। नीचे गुड्स और कंजम्पशन यूज हुआ है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट, याद रखना। अब ध्यान से समझना बेटे, 1 2 ये था स्टेप 3, ये है स्टेप 4। इन 4 स्टेप में बताओ मनी किस किस में इन्वॉल्व है। एक सेकेंड स्टेप में देखो प्रोड्यूसर पैसे किसको दे रहा है हाउस होल्ड को, किस चीज के बदले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले। और एक फोर्थ स्टेप में हाउस होल्ड उस पैसे को किसको वापस लौटा रहा है फर्म को। तो टू सेक्टर इकोनॉमी ऐसी ही काम करती है। हाउस होल्ड से पहले पैसा कहाँ आता है, सॉरी प्रोड्यूसर से पहले पैसे कहाँ आते हैं हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड से पैसे कहाँ चले जाते हैं फर्म के पास, किस नाम से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में ये सर्कल ऐसे चलते ही रहता है, ये सर्कल ऐसे ही चलते रहता है। अब आप ऐसे ही चार्ट बनाओगे फिर एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, इसको क्या करोगे एक्सप्लेन करोगे जो जो आपने किया। स्टेप 1 में क्या लिखोगे कि हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज फैक्टर प्रोडक्शन टू दी फर्म। ऑन द बिहाफ ऑफ फैक्टर सर्विसेज फैक्टर प्रोडक्शन फर्म पे फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट टू दी हाउस होल्ड। थर्ड स्टेप में क्या लिखोगे फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कैन बी सोल्ड टू दी हाउस होल्ड, ठीक है। फिर हाउस होल्ड फोर्थ स्टेप में क्या करेगा पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू दी प्रोड्यूसर। ये लिखोगे आपके पूरे 3 नंबर आ जाएंगे। क्लियर है बेटे। अब एक क्वेश्चन आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, ठीक है। जो ये फ्लो है कितने टाइप के फ्लो होते हैं 2 टाइप के, अभी अभी हमने पढ़ा। जिस 2 स्टेप में पैसे इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं मनी फ्लो, और जिनमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनको बोलते हैं रियल फ्लो। देखो इसमें लिखा होगा इट इन्वॉल्व्स मॉनेटरी कंपोनेंट, और आपको मैंने पूछा था किस किस में पैसे इन्वॉल्व थे, एक सेकंड में, सेकंड पॉइंट में और एक फोर्थ पॉइंट में। वो लिखना भी होता है फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। थर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, तो उसे बोलते हैं मनी फ्लो जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है। और वो कौन कौन से स्टेप में होता है सेकंड और फोर्थ। रियल फ्लो क्या होता है इट डज नॉट इन्वॉल्व मॉनेटरी कंपोनेंट, उसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। पहला स्टेप और थर्ड स्टेप बेटे, फर्स्ट स्टेप क्या था फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म,
गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, गुड्स और सर्विसेज फर्म से कहां चलेगी, हाउस होल्ड की तरफ। एक क्वेश्चन और आ जाता है इसमें बेटे, एक क्वेश्चन और आ जाता है, लीकेजेस और इंजेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, लीकेजेस मतलब होता है जो हमारा ये टू सेक्टर इकोनॉमी काम कर रहा था, ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी क्या कर रहा था, काम कर रहा था, जो फर्म थी और जो एक तरफ क्या था, हाउस होल्ड। फर्म से पैसे कहाँ आ रहे थे, हाउस होल्ड के पास, किस नाम से, फैक्टर इनकम, अभी अभी हमने पढ़ा, किस नाम से आ रहे थे, फैक्टर इनकम। और हाउस होल्ड से वो पैसे कहाँ चले जा रहे थे, फर्म के पास, किस नाम से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से। ठीक है, तो पैसा फर्म से कहाँ आया, हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड से फिर फर्म के पास, इस तरीके से सर्कल चलते रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लीकेजेस वर्ड यूज होता है, लीकेजेस मतलब क्या होता है, मनी विड्रॉ हो जाना। मान लीजिए फर्म ने 100 रुपीज किसको दिए, हाउस होल्ड को, तो वही हाउस होल्ड ने 100 रुपए किसको वापस देने चाहिए थे, फर्म ने। ऐसे ये 100 रुपए सर्कुलेट होते रहना चाहिए था। लेकिन क्या हो जाता है कि जैसे 100 रुपए सर्कुलेट हो रहा है वो धीरे धीरे 90 होता है, 80 होता है, वो कम होते रहता है। तो लोग क्या कर लेते हैं, मनी को विड्रॉ कर लेते हैं। मनी विड्रॉ तीन नाम से होती है, या तो लोग सेविंग कर लेते हैं, लोगों ने क्या कर लिया, सेविंग, हाउस होल्ड ने 100 रुपए कमाए, 20 रुपए सेविंग्स कर ली और 80 रुपए का ही आगे फॉरवर्ड किए। समझ में आ रहा है। दूसरा, टैक्सेस, क्या लग गए बेटे, टैक्सेस। अब टैक्सेस कौन लगाती है, गवर्नमेंट, और टू सेक्टर इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, इसीलिए वो पैसा इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से विड्रॉ हो जाता है। या फिर हम कभी कुछ क्या सामान कर लेते हैं, सामान को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम सामान इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कहां से होगा, दूसरे देश से, तो जो मेरे पास पैसा होगा वो दूसरे देश के पास चले जाएगा। तो इस तरीके से इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से पैसा विड्रॉ होता है धीरे धीरे, उसे लीकेजेस बोलते हैं। और कितने तरीके से होता है, तीन। इंजेक्शन क्या होता है बेटे, इंजेक्शन मतलब होता है मनी ऐड करना, जैसे विड्रॉ हो रहा है वैसे ही पैसे इसमें ऐड भी किए जाते हैं। अब ऐड कैसे होते हैं, इन्वेस्टमेंट, क्या करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे वहां हम सेविंग कर रहे थे, जो पैसा बचाया, अब उस पैसे को हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी तो करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट। दूसरा, जैसे गवर्नमेंट ऊपर टैक्सेस लगा रही थी, यहाँ पे गवर्नमेंट हमें क्या दे देती है, सब्सिडी, समझो। तीसरा, एक्सपोर्ट, अब हमने सामान विदेश में बेचा, विदेश में सामान बेचेंगे, ठीक है, विदेश में सामान बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा, तो यहां से इंजेक्शन हो जाता है। क्लियर होगी बात, ठीक। अब आगे चलते हैं, ये भी समझ लिया बेटे हमने। अब आ जाए अगला डिफरेंस। अब अगला नेक्स्ट डिफरेंस है बेटे फ्लो और स्टॉक का। ठीक है, फ्लो क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। तो बेटे इसको सबसे अच्छा आसान मैं जो समझाता हूँ वो इस तरीके से समझाता हूँ कि सबको समझ में आ जाए। हम फोन से वीडियो भी बनाते हैं, हम फोन से फोटो भी क्लिक करते हैं। जब हम फोन से वीडियो बना रहे हैं तो उसमें टाइम इन्वॉल्व होता है, 1 सेकंड से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, या जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें वीडियो बन रही है, उसमें टाइम इन्वॉल्व होता है। जहां पे भी टाइम इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं फ्लो, उसको क्या बोलते हैं, फ्लो, जहां पे भी टाइम होता है। स्टॉक, हमने फोटो क्लिक की, फोटो तो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्लिक होगी, आपने 2:15 मिनट 13 सेकंड पे फोटो क्लिक की, तो वो पर्टिकुलर टाइम होता है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक। जहां पे टाइम इन्वॉल्व होगा फ्लो, जहां पे टाइम इन्वॉल्व नहीं होगा वहां पे स्टॉक। तो फ्लो और स्टॉक समझ में आ गया क्या होता है। मीनिंग क्या कह रहे हैं, इट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको मेजर करने में हमें टाइम लगेगा। इट इज अ क्वांटिटी विच इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ही किसी चीज को क्या कर देंगे, मेजर कर लेंगे। डायमेंशन, ठीक है बेटे, डायमेंशन मतलब कह रहा है इट हैज टाइम डायमेंशन, मतलब फ्लो में टाइम इन्वॉल्व होता है। इट हैज नो टाइम डायमेंशन, इसमें टाइम डायमेंशनल इन्वॉल्व नहीं, ठीक है, इसमें टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व नहीं होता है। क्लियर हो गया, आगे समझे। नेशनल इनकम, अब बात आती है बेटे नेशनल इनकम में फ्लो को इंक्लूड करते हैं या स्टॉक को इंक्लूड करते हैं। तो क्या लिखा है, नेशनल इनकम में फ्लो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल हैं, जो हमारी इनकम है बेटे वो हर महीने होती है तो इसलिए वो फ्लो है। वेल्थ, आपके एसेट कितने हैं, ठीक है, आपके एसेट कितने हैं, तो वो क्या होता है, स्टॉक।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको टाइम से मिलता है, अलग अलग समय पे मिलता है, तो इसीलिए वो फ्लो है। लेकिन जो बैंक में पैसा वो आपके लिए क्या है, स्टॉक है। जो लीकेज हो गया है वाटर फ्रॉम दी ओवरहेड टैंक, छत की टैंकी में अगर कुछ भी लीकेज हो गया है, ठीक है, छत की टैंकी में अगर कुछ भी क्या हो गया है, लीकेज हो गया है, तो वो फ्लो होता है, क्योंकि टैंकी को खाली होने में समय लगेगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा छत की टैंकी में पानी कितना है, तो आप बता सकते हो आधी टैंकी है, फुल टैंकी है, 1/4 है, तो वो स्टॉक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप आंसर बता रहे हो। सेल ऑफ राइस, आप राइस बेच रहे हो, तो राइस बेच रहे हो, धीरे धीरे समय लगेगा। और राइस स्टोर्ड इन गोडाउन, गोडाउन में कितना राइस स्टोर है एक बार में बता दोगे, 10 कट्टे हैं, 20 कट्टे हैं, 50 कट्टे हैं, कितना बिका, तो बिकने में ही है, समय लगेगा बताने में। पीएनएल अकाउंट, ठीक है, और बैलेंस शीट एक चीज अलग से भी याद रखना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो होता है फ्लो, चेंज होते रहता है, लेकिन बैलेंस शीट फिक्स रहती है। एक है पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, जो देश की पॉपुलेशन है उसको भी हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो ये फ्लो और स्टॉक का हमने डिफरेंस समझ लिया। अब अगला डिफरेंस है बेटे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। बेटे इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें बस इतना समझना है, फैक्टर इनकम होती है मेहनत की कमाई या हार्ड वर्क, ठीक है, जो हम मेहनत से कमाते हैं। ट्रांसफर इनकम वो होती है जो होती है फ्री की कमाई, जो हमें फ्री में मिलती है। समझ में आ गया, फैक्टर इनकम मेहनत की कमाई, ट्रांसफर इनकम फ्री की कमाई। मेहनत की कमाई जो है बेटे इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पे तो सिर्फ 4 हैं जो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले मिलती है। बताओ, लैंड के बदले क्या मिलता था, रेंट। कैपिटल के बदले क्या मिलता था, इंटरेस्ट। लेबर के बदले वेजेस। एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। तो वो 4 ही को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम, जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले मिलती है, क्योंकि वो मेहनत की कमाई होती है। ट्रांसफर इनकम होती है फ्री वाली। सर फ्री में क्या होता है, जैसे बर्थडे में आप लोगों को चॉकलेट मिल जाती है, घर वाले कुछ पॉकेट मनी मिलते हैं, वो फ्री में मिलती है, तो वो होती है ट्रांसफर इनकम। स्कॉलरशिप मिल जाना, डोनेशन मिल जाना, तो कुछ लिखवा है, गिफ्ट मिल जाना, ग्रांट्स, पॉकेट मनी, डोनेशन, रेमिटेंसेस, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, तो ये सारे होते हैं फ्री वाली इनकम, ट्रांसफर इनकम बोला जाता है। तो क्या बोल रहा है, दीज आर दी सर्विसेज अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज, दीज आर रिसीव्ड अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। जब आप कहीं पे फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो उसके बदले रिसीव होंगी। दीज आर रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज, जो बिना सर्विसेज के आपको मिलती है। ट्रांजैक्शन याद रखना, जो फैक्टर इनकम होती है बेटे वो बाइलेटरल होती है। वो क्या होती है, बाइलेटरल। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है, यूनिलेटरल। बाइलेटरल होता है टू वे। टू वे मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ, मैंने स्कूल में पढ़ाया, उसके बदले मुझे सैलरी मिल रही, टू वे हो गया, इसे टू वे बोलते हैं। यूनिलेटरल होता है वन वे, मेरा बर्थडे था, आपने मुझे कुछ गिफ्ट दे दिया, आपने मुझे क्या दे दिया, गिफ्ट दे दिया, उसके लिए मैंने कोई वर्क नहीं किया। अब बात आती है देश की नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं या ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड करते हैं। तो बेटे जो देश की नेशनल इनकम है ना, उसमें फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है, जो फ्री वाली इनकम होती है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो बहुत अच्छे से करके जाना, एग्जाम में इसके आने के चांसेस बनते हैं। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। अब आगे बात नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, अब हम पहुंच रहे हैं नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम क्या कह रहे हैं, इट इज द सम टोटल, दूसरा वाला पढ़ना है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। कह रहा है जो फैक्टर इनकम है अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है, आप, मैं, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, इस भारत देश में जितने लोग रहते हैं, ठीक है, उन सब ने जो भी फैक्टर इनकम कमाई, फैक्टर इनकम मेहनत की कमाई अभी डिस्कस की थी, उन सबका जब टोटल कर देंगे, उन सबका जब क्या कर देंगे बेटे, टोटल कर देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है। लेकिन किसकी इनकम होगी, नॉर्मल रेसिडेंट की, ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं अभी समझा रहा हूं, तब तक के लिए मैंने क्या बोला, आप, मैं, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, इस भारत देश में जो जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाने चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट। उनकी मेहनत की कमाई, उनकी कौन सी इनकम, फैक्टर इनकम,
जब उसका सम टोटल कर देंगे, सबका टोटल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। अब क्वेश्चन आता है नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं, ठीक है बेटे, अब क्वेश्चन आता है नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं, तो डिस्कस करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट वो होते हैं जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है हमारी कंट्री में, ठीक है, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है हमारी कंट्री में, क्लियर हो गए, उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं। दूसरा, पीरियड ऑफ स्टे इन कंट्री एक्सीड्स 1 ईयर, या फिर कोई पर्सन हमारे देश में 1 साल से ज्यादा समय के लिए रह रहा हो, उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड्स इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर कौन कौन आते हैं बेटे, आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए एसबीआई है, टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, तो इंडिविजुअल हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, दोनों को ही हम नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं। अगर दोनों ने ही मेहनत की कमाई का अर्न की है, कमाई है, तो उसका टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। एक क्वेश्चन आता है बेटे कि रेसिडेंट और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है, ठीक है, रेसिडेंट और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है। तो मीनिंग, रेसिडेंट इज वन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन कंट्री। रेसिडेंट वो होता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसको समझ लो ऐसे, जिसका दिल जो है जिस देश के लिए धड़केगा। आप और मैं कौन से देश में रहते हैं, इंडिया में, तो हमारा दिल कौन से देश के लिए धड़केगा, या कौन से देश के लिए हम प्रे करेंगे कि वो देश अच्छा हो, खुशहाल हो, भारत। तो जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस देश में लाई करेगा, उसे उस देश का रेसिडेंट बोला जाता है। सिटीजन कौन होते हैं, सिटीजन इज वन हु resides in a country according to the legal provision of that country। ठीक है, थोड़ा कम दिख रहा है तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अब बस आप समझ लो क्या होता है। सिटीजन वो होता है जो किसी भी देश की कानून, लीगल एक्शंस को फॉलो करता है, वहां के कानून को फॉलो करता है। अब आप अमेरिका में जा रहे हैं, अमेरिका में वहां की सिटीजनशिप लेने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, अगर आपने वो कानून को फॉलो कर लिया, उनके नियम के अकॉर्डिंग आप रहे, तो आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट, जो रेसिडेंट होता है बेटे वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वो सिटीजनशिप क्या सा कॉन्सेप्ट होता है, लीगल कॉन्सेप्ट होता है। ड्यूल सिटीजनशिप या रेसिडेंटशिप, ड्यूल सिटीजनशिप इज नॉट पॉसिबल, आप डबल रेसिडेंट नहीं हो सकते, लेकिन ड्यूल सिटीजनशिप इज पॉसिबल। ड्यूल सिटीजनशिप क्या है, पॉसिबल होती है। बस ये इतना सा ही था जिसको अच्छे से स्कैन नहीं कर पाया मैं, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, ठीक है बेटे। कुछ एक्सेप्शंस हैं तो समझना। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल स्टेइंग इन कंट्री बट आर नॉट रेसिडेंट। कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत देश में तो रह रहे हैं लेकिन हम उनको रेसिडेंट नहीं बोलते हैं। वो कौन लोग हैं, ठीक है, फॉरेन स्टूडेंट्स, जो विदेश से हमारे यहाँ पढ़ने आए हैं। अब पढ़ने आए हैं तो 2-3-4 साल पढ़ेंगे, और हमने ऊपर पढ़ा था कि रेसिडेंट कौन होता है, जिसका पीरियड ऑफ स्टे हमारी कंट्री में 1 साल से ज्यादा हो गया है। लेकिन ये जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे नॉन रेसिडेंटशिप में काउंट नहीं होंगे। और कौन बेटे, पीपल विजिटिंग टू कंट्री फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, जो हमारे देश में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, अपना इलाज कराने के लिए आए हैं, उनको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्रू मेंबर्स ऑफ शिप्स एयरक्राफ्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, जो क्रू मेंबर्स होते हैं शिप के, एयरक्राफ्ट, ठीक है, क्रू मेंबर्स मतलब शिप एयरक्राफ्ट जो जहाज आते हैं उसमें जो लोग काम करते हैं, अगर वो हमारे देश में आए हैं तो उनको हम अपने देश का रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। ऐसे ही ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन ऑफ फॉरेन कंट्रीज, दूसरे देश के जो पॉलिटिशियन होते हैं, ब्यूरोक्रेट आते हैं, अगर वो हमारी कंट्री में आके रह रहे हैं तो हम उनको अपने देश का रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। एक कॉन्सेप्ट आता है बेटे बॉर्डर वर्कर। बॉर्डर वर्कर कौन होता है इसको समझना, ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन है, नेपाल में रहता है, ठीक है, सुबह वो उठा, उसने नहाया धोया नाश्ता किया और काम करने कहाँ आ गया, भारत देश में। भारत देश में उसने सुबह से शाम तक काम किया, अपनी दिहाड़ी ली, वेजेस लिया 500 रुपए, और वो लेके रात को वापस कहाँ चला गया, नेपाल। नेपाल में रहा, ठीक है, इस तरीके से वो काम कर रहा है, तो इन्हें बॉर्डर वर्कर बोलते हैं, जो रहते तो दूसरे देश में लेकिन काम करने कहाँ आ जाते हैं, भारत में। तो वो कौन से देश के रेसिडेंट कहलाएंगे, कह रहा है बॉर्डर वर्कर आर टेकन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री विच दे बिलोंग।
जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उसी देश के वो क्या कहलाएंगे, रेसिडेंट कहलाएंगे, तो वो नेपाल का ही रेसिडेंट कहलाए जाएंगे। सॉरी बेटे, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जीडीपी डिफ्लेटर। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है पहले तो देंगे। जीडीपी डिफ्लेटर इज आल्सो नोन एज करंट प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर को हम और किस नाम से जानते हैं, करंट प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी। ये क्वेश्चन आया भी है प्रीवियस एग्जाम में, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी इंटू 100, ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला। जीडीपी डिफ्लेटर को और किस नाम से जानते हैं, करंट प्राइस इंडेक्स। अब आगे जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, कि ये नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, इसका डिफरेंस तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंस तो हम डिस्कस आपके साथ करेंगे ही करेंगे। अब ये 3 मार्क्स का बेटे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डिफरेंस आया, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, तो तभी आपको समझ में आएगा। और रियल जीडीपी क्या होता है बेटे, रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है कि जो प्राइस है वो तो हमेशा हम कौन से ईयर का लेंगे, बेस ईयर, वो क्वेश्चन में गिवन होता है कि बेस ईयर किसे मानना है, इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। नॉमिनल जीडीपी का क्या फॉर्मूला होता है, प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। जो प्राइस है वो भी करंट ईयर की लेंगे, ठीक है, और जो क्वांटिटी है वो भी कौन से ईयर की लेंगे, करंट ईयर की देंगे। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूले में और नॉमिनल जीडीपी के फॉर्मूले में एक ही चेंज है, वहां प्राइस बेस ईयर का आता है, यहाँ पे प्राइस कौन से ईयर का आता है, करंट ईयर का आता है। कौन से ईयर का आता है बेटे, करंट ईयर का आता है। इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है। 2021 ईयर प्राइस क्वांटिटी सब आपको मेंशन है, 22 में कितने रुपए प्राइस हो गया, 23 में कितना हो गया, 24 में कितना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। रियल जीडीपी में प्राइस तो हमेशा बेस ईयर का ही रहेगा, ठीक है, प्राइस बेस ईयर। अब कोई अमाउंट नहीं दिए तो बेटे हम इसी को बेस ईयर मान लेंगे, इसी को क्या मान लेंगे, बेस ईयर। तो पहले स्टेप में देखना, प्राइस ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, 1000 इंटू 10, यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे भी 10,000। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100%, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन 2022 में देखिएगा रियल जीडीपी, जब मैं 13,000, प्राइस तो मैं कौन से ईयर का लूंगा बेटे, बेस ईयर का, लेकिन क्वांटिटी कौन से ईयर की होगी, करंट ईयर की। जब मैं किसको सॉल्व कर रहा हूं, 2022 को। रियल जीडीपी के केस में प्राइस हमेशा बेस ईयर ही लेंगे, मल्टीप्लाई किससे होगा, करंट ईयर से। देखो 10 को 13 से किया 13,000, अब 10 को 16 से करेंगे 16,000, फिर 10 को 25 से करेंगे 25,000। लेकिन नॉमिनल जीडीपी के केस में प्राइस भी हम कौन से ईयर का लेते हैं, करंट ईयर का, और क्वांटिटी भी कौन से ईयर की लेते हैं, करंट ईयर की। 2023 करेंगे तो 8 इंटू 16,000, ठीक है, क्या करेंगे 18 इंटू 16,000, तो कितना आ गया 28,800। ऐसे ही लास्ट में 25,000 इंटू 32, 80,000। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकाला, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। क्लियर हो गया किस तरीके से फॉर्मूला यूज होता है। अब जो क्वेश्चन आता है, जो हमने डिफरेंस पढ़ा, एक क्वेश्चन आता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है, तो ध्यान से देखिएगा मीनिंग। जो नॉमिनल जीडीपी होती है, जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो कौन से प्राइस पे कैलकुलेट होती है, करंट प्राइस पे, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। रियल जीडीपी कौन से प्राइस में डिस्कस होती है, कांस्टेंट प्राइस में। अफेक्टेड बाई, नॉमिनल जीडीपी को कौन अफेक्ट करता है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों। लेकिन रियल जीडीपी को सिर्फ और सिर्फ कौन अफेक्ट करता है बेटे, क्वांटिटी। क्यों, प्राइस तो हमेशा ही बेस ईयर की आती है, प्राइस तो हमेशा ही कौन से ईयर की आती है, बेस ईयर। मेजर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जो देश में डेवलपमेंट हो रहा है, तो कह रहा है जो नॉमिनल जीडीपी है इज नॉट ए गुड मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, इसको सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए अच्छा
नहीं माना जाता है, समझ में आ गया। लेकिन जो रियल जीडीपी है उसे बेटर माना जाता है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। ऐसा क्यों होता है बेटे, मैं अभी इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग बस याद कर लीजिए, आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रियल जीडीपी देश के डेवलपमेंट के लिए अच्छी मानी जाती है सोसाइटी के लिए, और नॉमिनल जीडीपी अच्छी नहीं मानी जाती है। लिमिटेशन ऑफ यूजिंग रियल जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। क्या कह रहे हैं, अभी अभी हमने पढ़ा कि रियल जीडीपी अच्छा मेजर होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, जो रियल जीडीपी है वो नॉमिनल जीडीपी के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर होता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। कह रहा है किस कंटेक्स्ट में, वेलफेयर ऑफ ए कंट्री। ये वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ रहा है कि रियल जीडीपी की क्या लिमिटेशन है। 4 लिमिटेशन होती है, और अगर आप प्रीवियस ईयर ही पेपर उठाओगे तो एग्जाम में आ रखा है। क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। सबसे पहले क्या कह रहा है बेटे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। क्या कहना चाह रहा है, जीडीपी इग्नोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो जीडीपी है ना वो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। एंड देयर विल बी नो इकोनॉमिक वेलफेयर इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज नॉट इक्वल। कह रहा है अगर जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। एग्जाम्पल में समझना, ठीक है, एग्जाम्पल से समझना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का क्या मतलब होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब है एक है रिच पर्सन और एक कौन सा पर्सन है, पुअर, गरीब है। तो 2010 के टाइम पे बेटे, 2010 के टाइम पे हमारे देश में कितने प्रोडक्ट बने, 100 यूनिट। 100 यूनिट मतलब कोई भी सामान बना 100 प्रोडक्ट, जिसमें से हमने 70 यूनिट किसके लिए बनाए, गरीबों के लिए, और 30 यूनिट किन के लिए बनाए, रिच के लिए। तो वेलफेयर हो रहा है, भलाई हो रही है। अब 2010 से हम कहां पहुंचे बेटे, 2020 में। हम कहां पहुंचे, 2020 में। 10 साल हो गए। पहले हम कितने यूनिट बना रहे थे, 100 यूनिट। अब हम बनाने लग गए बेटे 200 यूनिट। अब हम कितने यूनिट बनाने लग गए, 200 यूनिट। डेवलपमेंट हुआ, हुआ। अब देखना है वेलफेयर हुआ या नहीं हुआ। अब जब हम 200 यूनिट बना रहे हैं तो बेटे उसमें क्या हुआ, जो हम 190 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है, जो 190 यूनिट बना रहे हैं वो तो किसके लिए बना रहे हैं, रिच सेक्शन के लिए। और सिर्फ 10 यूनिट किसके लिए बना रहे हैं, पुअर सेक्शन के लिए। तो 100 यूनिट से 200 यूनिट तो हम बनाने लग गए, हमारा देश जीडीपी में तो आगे चला गया, लेकिन भलाई नहीं हुई समाज में। गरीबों के लिए ज्यादा बनना चाहिए था, अमीरों के लिए कम, लेकिन उल्टा हो रहा है। इसीलिए जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है जिसमें इनकम देखी जाती है, याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में क्या होता है, इनकम, जिसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, किसके बीच में, रिच और पुअर के बीच में। इसी वजह से वेलफेयर नहीं होता है। अगला देखते हैं, अगला है बेटे कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अगला है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब कंपोजिशन ऑफ जीडीपी क्या होता है उसको समझिएगा। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मतलब होता है देयर मे बी इंक्रीज इन जीडीपी ड्यू टू राइज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड, दैट डज नॉट इंडिकेट द इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ मासेस। तो मैं समझाता हूँ। कंपोजिशन मतलब है बेटे, आप, एक होता है फूड प्रोडक्ट, एक होते हैं फ्रूट प्रोडक्ट, और एक होते हैं डिफेंस प्रोडक्ट। एक कौन से प्रोडक्ट होते हैं, डिफेंस प्रोडक्ट। 2010 में हम टोटल कितनी यूनिट्स बना रहे थे, 100 यूनिट। इसमें से 70 यूनिट्स हम कंजम्पशन गुड्स बना रहे थे, मतलब खाने पीने का सामान बना रहे थे। आपको और मुझे कौन सा सामान चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए। और 30 यूनिट्स क्या बना रहे थे, डिफेंस गुड्स, मतलब बंदूक, गोला बारूद, ये सारी चीजें, ठीक है। खाना पीना ज्यादा चाहिए तो ठीक है, बढ़िया होता। अब 2010 से हम पहुंचे बेटे 2020 में, जहां पे हम कितनी यूनिट बनाने लग गए, 200 यूनिट। कितनी यूनिट बनाने लग गए, 200, ठीक है। भारत देश ने बहुत ग्रोथ करी, 100 से हम सीधा 200 हो गए। अब लेकिन देखो, जब 2020 में पहुंचे तो हमने 190 कौन से गुड्स बनाए, डिफेंस गुड्स, गोला बारूद, और सिर्फ 10 यूनिट क्या बनाई, कंजम्पशन गुड्स। खाने पीने का सामान कितना बनाया, 10 गुड्स। देश ने ग्रोथ तो की, लेकिन समाज की भलाई, सोसाइटी की भलाई इसमें नहीं हुई। तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में ध्यान रखना क्या होता है, कंजम्पशन गुड्स, डिफेंस गुड्स।
कंजम्पशन गुड्स कम बन रहे हैं, डिफेंस गुड्स ज्यादा बन रहे हैं, इसीलिए वेलफेयर नहीं हो रहा है। आइए अगला है नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज। नेक्स्ट क्या है बेटे, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज। अब नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज आपने पढ़ा है बार्टर सिस्टम को बोलते हैं, ठीक है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, चीजें ट्रांसफर कर रहा है, इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में क्या हो रहा है, वेलफेयर तो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वेलफेयर तो हो रहा है, भलाई दोनों की हो रही है, लेकिन जो ये चीज एक्सचेंज कर रहे हैं ना बेटे, इनकी हम कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं पता लगा पा रहे हैं। पैसों में ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, उस वैल्यू को इंक्लूड हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। अब जब मॉनिटरी वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं होगी तो इसको हम देश की नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर पाएंगे, देश की नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर पाएंगे। और जब देश की नेशनल इनकम में से काउंट नहीं करेंगे तो हमारी जीडीपी एक्चुअल से क्या हो रही होगी, शो कम। तो ये लिमिटेशन होते हैं रियल जीडीपी का। लास्ट बेटे ये है एक्सटर्नलिटीज, इसे तो पक्का करके जाइएगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने के। एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, एक्सटर्नलिटीज बेटे दो टाइप की होती हैं, एक एक्सटर्नलिटीज होती है पॉजिटिव, एक एक्सटर्नलिटीज होती है नेगेटिव। पॉजिटिव होती है प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज, जिसमें हम ज्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं, और नेगेटिव होती है जब हम पॉल्यूशन वगैरह करते हैं। तो क्या कह रहा है, एक्सटर्नलिटीज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। ना जिस अगर आप ज्यादा पेड़ पौधे लगाओगे तो उसके लिए आपको कोई प्राइस नहीं मिलने वाला, आपने पॉल्यूशन किया उसके लिए ना आपसे कोई पेनल्टी चार्ज करना है। तो आप अच्छा काम कर रहे हो चाहे बुरा काम कर रहे हो, कोई भी आपको उसके लिए रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। कितने टाइप की होती हैं, दो, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होती है, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। नेगेटिव क्या होती है, ठीक है, नेगेटिव क्या होती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज अकर बाय पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय फैक्ट्रीज, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज अकर बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। These externalities are not accounted in the GDP। अब इन एक्सटर्नलिटीज को हम अपने देश के जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ठीक है, इसीलिए ये हमारे लिए लिमिटेशन होते हैं रियल जीडीपी की। कितने, चार, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, बार्टर सिस्टम जिसे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज पढ़ा, और एक्सटर्नलिटीज। अच्छे से याद करके जाइएगा इनको। अब आ गया बेटे सेकंड लास्ट टॉपिक, ठीक है, कंप्लीट होने वाला है। व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, इट इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली। आप इंडिया के मैप को रिमाइंड कर लीजिए, ठीक है, जहां पे आप फ्रीली घूम सकते हैं, अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं, उसको डोमेस्टिक टेरिटरी बोला जाता है, पहली बात। इसके अलावा 5 जगह ऐसी होती हैं जिसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। वो 5 जगह क्या हैं, डिफेंस बेसिस, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, इंडियन एम्बेसी, टेरिटोरियल वाटर, और इंडियन एयरक्राफ्ट एंड वेसल। इन 4 प्लेसेस में अगर आप, 5 प्लेसेस में अगर आप हो तो तब भी आप डोमेस्टिक टेरिटरी में ही कहलाए जाओगे। फिर से समझना, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, एक इंडिया की कंट्री का मैप को रिकॉग्नाइज कीजिए, उसके अंदर आप फ्रीली जहां जहां ट्रांसफर ट्रेवल कर सकते हैं, वो एक डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। उसके अलावा 4 चीजें और, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, टेरिटोरियल वाटर, इंडियन एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स, इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें, जो 5 चीजें और हैं, जिससे मैंने आपको एक फिगर के अकॉर्डिंग भी दिखाने की कोशिश की। डिफेंस बेसिस, ठीक है, डिफेंस बेसिस क्या होता है, जो हमारी आर्मी होती है वो दूसरे देशों में बहुत बार प्रैक्टिस करने जाती है, तो वो अपना एक कैंप लगा देते हैं, वो कैंप इंडिया की टेरिटरी माना जाता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस, जब समुद्र में भारत के बहुत बड़े बड़े जहाज जाते हैं तो उसके अंदर जब तक आप हो तब आप देश की टेरिटरी में माने जाओगे। इंडियन एम्बेसीज, हर कंट्री में बेटे इंडिया की एम्बेसी होती है, तो जितने एरिया में इंडियन की एम्बेसी बनी होगी उसको हम अपने देश की टेरिटरी मानते हैं। टेरिटोरियल वाटर, जो ये हमारा इंडिया का है, ठीक है, इससे 22 नॉटिकल माइल्स तक हमारे देश की टेरिटरी मानी जाती है।
इंडियन एयरक्राफ्ट एंड वेसल, जैसे ये इंडिया के जहाजे वेसल, जब तक आप इनके अंदर बैठे हो आप इंडिया की टेरिटरी में माने जाओगे। ठीक हो गया। लास्ट टॉपिक, explain the problem of double counting while estimating national income, also explain two alternative to correct it। कह रहा है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है जब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, और उसको सही करने के दो अल्टरनेटिव बताइए। दो ही होते हैं तो वो डिस्कस करने। बेटे क्या होता है डबल काउंटिंग, थोड़ा सा समझना। एक फार्मर है, फार्मर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वीट। फिर उसने जब वीट करा तो वो किसको बेचेगा, फ्लोर मिल, चक्की वाले को। कितने रुपए में बेचा, 100 रुपीज में। फ्लोर मिल उस वीट का फ्लोर बना के, आटा बना के फिर किसको बेचेगा, बेकर को। ठीक है, बेकर ने उस 100 की चीज कितने में बेची, 130 में। बेकर उसका क्या देगा, ब्रेड, ब्रेड बना के उसको किसको बेचेगा, शॉपकीपर को। कितने में बेचा, 210। और शॉपकीपर ने फाइनली कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट कितने में बेचा, 250 में। कितने में सोल्ड किया, 250 में। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, वैल्यू एडेड देखा जाता है। अगर मैं इस, कोई मेरे से पूछे नेशनल इनकम क्या है, अगर मैं पूछूं, मैं बोलूं फार्मर ने कितने रुपए कमाए, 100, बेकर ने 130, शॉपकीपर ने 210, फाइनल कंज्यूमर ने 250। अगर इन सबको ऐड कर लूंगा तो ये जो कमाई है ये एक से अधिक बार काउंट हो जाएगी, ये एक से अधिक बार क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी, जिससे मेरी नेशनल इनकम ज्यादा दिखेगी जो एक्चुअल में नहीं है। इसे ही बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसमें क्या करना होता है, इसीलिए हमें वैल्यू एडेड लेना होता है हर पर्सन का। फार्मर की इनकम कितनी हुई, 100, ठीक है। फिर जब फ्लोर ने उसे बेकर को बेचा तो उसने सिर्फ उसमें कितना वैल्यू एडिशन किया बेटे, 30। ऐसे ही जब बेकर ने शॉपकीपर को बेचा तो 80, और जब शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा तो 40। इस तरीके से हम काउंट करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा उसी को हम अपने देश की नेशनल इनकम में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। आई बात समझ में, ठीक। अब उसने बताया है डबल काउंटिंग होता क्या है, ठीक है, उसने समझाया डबल काउंटिंग होता क्या है। डबल काउंटिंग मींस काउंटिंग द सेम आउटपुट मोर देन वंस, एक ही आउटपुट को एक से ज्यादा बार रिकॉर्ड कर देना। मान लीजिए फार्मर की इनकम हमने 3 बार रिकॉर्ड कर दी, तो इसीलिए हमारी जो नेशनल इनकम है वो ज्यादा दिखाई देगी। अगर किसी भी आउटपुट को हम एक से ज्यादा बार ऐड कर देते हैं while measuring national income through प्रोडक्शन मेथड, तो उसे बोलते हैं डबल काउंटिंग। कह रहे हैं इससे क्या होता है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इट लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। इससे ओवर एस्टिमेशन हो जाता है, वैल्यू जो है गुड्स की वो ज्यादा दिखाई देती है। और दिस प्रॉब्लम कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ गिवन एग्जांपल। जो मैंने अभी आपको ऊपर फिगर दिखाया वही एग्जांपल को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं, When the wheat is sold by the farmer to flour mill, फार्मर ने वीट किसको बेचा, फ्लोर मिल, चक्की वालों को। फ्लोर मिल सोल्ड टू दी फ्लोर बेकर, फ्लोर मिल ने फिर उसका आटा बना के किसको बेचा, बेकर को। द ब्रेड इज सोल्ड बाय द बेकर टू दी शॉपकीपर, फिर जो ब्रेड है वो किसको बेची गई, शॉपकीपर को। एंड फाइनली द शॉपकीपर सेल द ब्रेड टू दी कस्टमर, और फाइनली जो शॉपकीपर है उसने ब्रेड किसको बेच दी, कस्टमर को। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ वीट इज काउंटेड 4 टाइम। इस, अगर इस प्रोसेस में देखेंगे तो वीट की वैल्यू कितने टाइम काउंट हो गई, 4 टाइम। द वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑफ फ्लोर मिल इज 3 टाइम, जो चक्की वाले की सर्विसेज है वो कितने टाइम कैलकुलेट हो गई, 3। वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑफ बेकर 2 टाइम, बेकर की सर्विसेज कितने टाइम काउंट हो गई, 2 टाइम। Therefore, it is necessary to count only value added of each producer। इसीलिए कह रहा है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड को ही क्या करो, काउंट करो। इस तरीके से जैसे फार्मर की 4 टाइम, फ्लोर मिल की 3 टाइम, बेकर की 2 टाइम, इसी को बोलते हैं डबल काउंटिंग, की किसी वैल्यू को हमने एक से अधिक बार रिकॉर्ड कर लिया है। इसीलिए वो क्या समझा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन, जो क्या है, क्या ऐड करो, वैल्यू एडिशन। फार्मर की कितनी कमाई हुई, 100, फिर फ्लोर मिल की कितनी कमाई हुई, 30, बेकर की कितनी हुई, 80, शॉपकीपर की कितनी हुई, 40। जितना उन्होंने वैल्यू एडिशन किया सिर्फ और सिर्फ उसे काउंट करो, तो फिर जो नेशनल इनकम निकलेगी वो करेक्ट निकलेगी। अदरवाइज डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होगी, किसी भी चीज को एक से अधिक बार रिकॉर्ड कर देना। फिर हमारा लास्ट था
टू अल्टरनेटिव्स ऑफ अवॉइडिंग डबल काउंटिंग। जो ये डबल काउंटिंग हो रही है इसके दो अल्टरनेटिव बताइए जिससे वो डबल काउंटिंग ना हो। तो क्या होगा बेटे, क्या रहा है, वी शुड काउंट ओनली वैल्यू एडेड बाई ईच प्रोडक्शन यूनिट। हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन, सिर्फ और सिर्फ हम क्या काउंट करें, वैल्यू एडेड ऑफ ईच प्रोडक्शन यूनिट। जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, जितना उसमें वैल्यू ऐड किया है सिर्फ वही करें। जैसे फार्मर की इनकम कितनी थी 100, फ्लोर मिल की 30, बेकर की 80, शॉपकीपर की 40। तो हमने सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू एडेड ऐड की जितना बिजनेस ने उसमें चेंज किया, तो इसीलिए टोटल कितना हो गया 250। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, वी शुड काउंट ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूम बाय फाइनल कंज्यूमर, या जो फाइनल प्रोडक्ट है, या जो कौन सा प्रोडक्ट है फाइनल। देखो ये फाइनल हमने शॉपकीपर ने कंज्यूमर को कितने में बेचा 250 में, या तो इसको काउंट कर लो कह रहे हैं, या फिर सबका वैल्यू एडिशन। ठीक है, या तो आप सबकी वैल्यू एडिशन को काउंट करो, या जो फाइनल कॉस्ट है प्रोडक्ट की उसको इंक्लूड करो। तो इससे हम डबल काउंटिंग से बच सकते हैं। बेटे यहाँ पे था पूरा कंप्लीट, हमने डिस्कस कर लिया है आपके साथ नेशनल इनकम की थ्योरी, और यही सब एग्जाम में आता है। नेशनल इनकम के प्रिकॉशंस में जब मेथड लिखवा रहा था तभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इतना पढ़िएगा, 10 नंबर आपके श्योर शॉर्ट यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फीडबैक दीजिए, वीडियो पूरी देखिए बेटे, जितनी बार, एक बार नहीं 2 बार देखिए। इसको सुनते ही रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो इकोनॉमिक्स की बहुत जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, मिलते हैं जल्दी।